क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो 9, 6, 3 और 4A है। तो अब यहाँ ध्यान में रखना है कि इसमें से क्या आंसर क्या होगा। तो आंसर जो हो जाएगा, जो लोग भी 9 करते हैं उसका सही आंसर है। 9 में पंचायती राज व्यवस्था है। याद रखेंगे, अगर 4 का ए नहीं रहता, केवल 4 रहता, तब फिर इसका आंसर ई हो जाता। ये ध्यान में रखना है। तो 1 का आंसर हो गया ए। 2 में संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्राम पंचायत। अब इसमें देखिए क्वेश्चन जो है ए है भाग 4 का 4A, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायती राज इन व्हिच पार्ट इट इज मेंशन्ड। तो पार्ट 4A, पार्ट 9A, पार्ट 14A और पार्ट 22। तो इसमें जिन जिन लोगों ने बीच में ABCD में से आंसर दिया उनका गलत है। इसका आंसर ई होगा, क्योंकि भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए है, यानी कि यहाँ राज्य सरकारों को स्टेट गवर्नमेंट को पावर देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस आर्टिकल के अंतर्गत कि पंचायत राज को संगठित करे। ऑप्शन ए है आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, बी में अनुच्छेद 46, सी में अनुच्छेद 48 और डी में अनुच्छेद 51। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर ए हो जाएगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन, और ये राज्य के नीति निदेशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट है, जिसमें राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह पंचायती राज व्यवस्था को स्थापित करे। तो यहाँ पर ये राज्य का कर्तव्य है। अगर राज्य नहीं करती तो इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। याद रखिएगा, कर्तव्य नहीं है, अधिकार के लिए आप जा सकते हैं। पार्ट 3 के लिए जा सकते हैं, पार्ट 4 के लिए नहीं जा सकते हैं। सरकार, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब है कि संविधान की 11वीं अनुसूची में इन द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड? पहला है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, पंचायतों का कार्यक्रम, सी में मूल अधिकार, डी में मूल कर्तव्य। तो ये 11वीं अनुसूची में, और ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पंचायतों का कार्यक्रम। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है यह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत डाला गया है। अब 11वीं अनुसूची से और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये 50 क्वेश्चन जो है, इस 50 क्वेश्चन से बाहर क्वेश्चन आने नहीं चाहिए किसी भी एग्जामिनेशन में। तो पंचायती राज से संबंधित सारा क्वेश्चन इसमें क्लियर हो जाएगा। पंचायती राज प्रदान करता है, बहुत ही इजी है, और ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंचायती राज प्रदान करता है पिछड़े वर्ग का कृषि विकास, पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ रूरल यानी अनडेवलप्ड जो बैकवर्ड रीजन, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑन लोकल लेवल, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, तो रेवेन्यू एग्जीक्यूशन ऑन रूरल लेवल, और देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव, एक्सपेंशन ऑफ एजुकेशन इन रूरल रीजन। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। स्थानीय स्तर पर लोकल गवर्नेंस की बात है ना, तो लोकल गवर्नेंस एस्टेब्लिश करना बिल्कुल पॉलिटिकल है। एक चीज याद रखिएगा, ये पॉलिटिकल है, मतलब कि राजनीतिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था में जो सरकार के 3 स्तर है, संघ स्तर है, केंद्र सरकार, राज्य स्तर है, और उसके बाद लोकल गवर्नेंस स्थानीय स्तर है। तो उसी पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाँ हाँ, नहीं, फिर वही चीज, ये आपने गड़बड़ देखा। कृषि पिछड़े क्षेत्रों का कृषि विकास, ये पंचायती राज यानी पिछड़े क्षेत्रों का कृषि। देखिए, जब लोकतांत्रिक प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन सबको कंट्रोल करती है, लेकिन केवल एक पर्पज से नहीं है, इसीलिए इस पे मत जाइएगा। चलिए फटाफट करते जाते हैं। पंचायती राज प्रधान लक्ष्य है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य प्राइम जो
इसका टारगेट गोल क्या है? ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद को बढ़ाना। प्रतिद्वंद मतलब कि जो फाइट को बढ़ाना, इंक्रीज फाइट बिटवीन, तो ये तो होगा नहीं। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पर है क्या? तो ग्राम चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग टू फॉर इलेक्शन, और यहाँ पर है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर टू रूरल पीपल, और ग्रामवासियों को निर्वाचन की शिक्षा देना, तो एजुकेशन ऑफ इलेक्शन। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो इसका आंसर 6 का आंसर सी हो जाएगा। 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन गोल क्या है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, रोजगार सृजित करना, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना, जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। अब देखिए, बार बार मैं एक बात बोल रहा हूं, जो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका मूल उद्देश्य जो है वो क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करना, और इस तरह से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना। अच्छा, एक मिनट सुनिए। इसका सही आंसर मैंने बताया था, विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। ठीक है, इसका आंसर डी होगा। जो डी दिए हैं सही दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था, यहाँ जागृत करने वाली बात नहीं है, यहाँ भागीदार बनाने वाली बात, भागीदारी पार्टिसिपेट करने वाली बात। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 8 पे, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मुद्रा विनिमय, थोड़ा साइलेंट रहिए, आप लोगों ने बना लिया है, सिर्फ चेक करना है, और बाकी लोग जो ऑनलाइन है वो थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो लोग अपना देखते जाएंगे। 73वां संवैधानिक संशोधन का संबंध किससे है? मुद्रा विनिमय, मनी एक्सचेंज, भारतीय रिजर्व बैंक, तो आरबीआई, पंचायती राज, और डी में है वित्त आयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पंचायती राज। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 का सी। 9 पे चलते हैं। भारत में से निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई थी? तो पंचायती राज सिस्टम कहां पर किया गया था? ए है मौलिक अधिकार, बी है चुनाव आयोग अधिनियम, सी है नीति निर्देशक सिद्धांत, और डी है मौलिक कर्तव्य। तो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40, पंचायती राज का जो गठन है। तो ये नीति निर्देशक, यानी यह राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है। आगे 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ी गई थी? विच शेड्यूल वाज इंक्लूडेड इन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो याद रखेंगे, मूल संविधान ओरिजिनल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 9वां आया था 1951 में प्रथम संविधान संशोधन से। 1985 में आया था 10वां आया था, 10वीं अनुसूची आया था। कौन संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन 52। और 73rd से आया था 11वीं, और 74th से आया था 12वीं। कब आया था? 1993 में, 1993 में। और सी में 1992 में लाया गया था, 1993 में पारित हुआ था। बिना मतलब का टेंशन मत लीजिए, ठीक है। 1992 में लाया गया था, 1993 में पारित हुआ था। इसलिए किताबों में भी थोड़ी कंफ्यूजन रहती है, कहीं 92 दिया रहता, कहीं 93 दिया रहता। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो ए में है 22, बी में 24, सी में 29, डी में 32। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी 29। 29 है 11th शेड्यूल में, और 12th शेड्यूल में 18 है। 12वीं अनुसूची में 18 है जो नगर पालिका से संबंधित है। चलिए
12, क्वेश्चन नंबर 12 चलते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के अध्यक्ष जो अध्यक्ष होंगे कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे? 1/3, 2/3, 3/4 और आधी। तो याद रखेंगे 1/3, 1/3, 1/3 होगा सही आंसर 1/3। 73वां संविधान संशोधन इस मायने में बहुत ही महत्वपूर्ण था। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को अभी पिछले क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? तो सत्ता हस्तांतरण किसको किया गया? ए में मध्यम वर्ग है, बी में कृषक वर्ग है, सी में पुरुष वर्ग है, डी में महिला वर्ग है। तो सही आंसर हो जाएगा महिला वर्ग। महिलाओं की भागीदारी को तय किया गया, महिलाओं की भागीदारी को तय किया गया 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है? ए में है ग्राम सभा, बी में है प्रत्यक्ष निर्वाचन, सी में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और डी में महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। तो सही आंसर हो जाएगा डी। 1/3 था, 2/3 नहीं था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 है 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? किस प्रकार का चुनाव हो? ए में है प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान, बी में है अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट, ये डायरेक्ट है और सीक्रेट है। डायरेक्ट और सीक्रेट मतलब डायरेक्ट जनता देगी लेकिन किसी को बताएगी नहीं कि किसको दे रहा है। यहाँ पर इनडायरेक्ट देगी, यहाँ पर है सीक्रेट रूप से देगी और यहाँ ओपन है, सबको पता है कौन किसको दे रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। डायरेक्ट जनता देती है लेकिन गुप्त रूप से देती है। तो इसका आंसर ए हो गया। 15 का आंसर ए हो गया। 16 नंबर पर आते हैं। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण। तो 3 चीजें हैं यहाँ पर, प्रेसिडेंसी है, डायरेक्शन है और कंट्रोल है। तो ये तीनों किसके द्वारा किसमें निहित होता है? ए में है राज्यपाल में, बी में है भारत के निर्वाचन आयोग में, सी में है जिला पंचायत राज अधिकारी में और डी है राज्य निर्वाचन आयोग में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इलेक्शन जो होते हैं वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 17। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? हु वाज द सपोर्टर ऑफ? महात्मा गांधी, सिद्धराज भट्टा, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। एक चीज याद रखिएगा, महात्मा गांधी और राजीव गांधी तो इसमें सबसे प्रबल समर्थक है। स्पेशली महात्मा गांधी ने कहा था स्वराज तब तक संभव नहीं है जब तक कि वो निचले स्तर से ना हो। स्वराज का मतलब है कि निचले स्तर पर शासन। पंचायती राज व्यवस्था जो शामिल किया गया भारतीय संविधान में वो गांधीवादी मूल्यों का ही जो प्रत्यक्षीकरण या कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण है। आर्टिकल 40 पूछा हुआ क्वेश्चन है। आर्टिकल 40 जो है 40 जो है वो गांधीवादी मूल्यों के अनुरूप है। तो ए तो होगा ही। और राजीव गांधी ने कहा था कि पिछड़े वर्ग की भी भूमिका इसमें होनी चाहिए। तो एक से अधिक आंसर हो जाएगा। आंसर ई हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ई हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, चलिए। हाँ, बीपीएससी है तो बीपीएससी में ई आंसर तो रहेंगे ही रहेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखिए, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व का समर्थन किसने किया था? कि महिला वर्ग और आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा कि 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1993 में आया था। और ये किन के बाद आया था? तो देखिए ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई और तब राजीव गांधी है। तो स्वाभाविक सी बात है आंसर हो जाएगा राजीव गांधी। डी हो जाएगा राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के बाद जो है राजीव गांधी इसके काफी समर्थक थे। तो बाद में जो है उनकी डेथ हो जाती है तो फिर क्या होता है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? आज। ठीक है,
चलिए ऑप्शन ए है 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993 और 24 मई 1994। आज 24 अप्रैल है। स्वाभाविक बात है, एक तो कॉमन है, लेकिन कंफ्यूजन में बहुत लोग दिमाग ज्यादा लगा देते हैं, तो सोचते हैं कि 93 में आया था तो 94 में लागू होगा। ये गड़बड़ है। यहाँ आंसर ए होगा 1993। 92 का अधिनियम था जो 93 में लागू हुआ। 92 का अधिनियम था, 93 में लागू हुआ, तो इसका आंसर ए हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो पंचायत का निर्णय केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश और चुनाव आयोग। इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। राज्य सरकार इसका आंसर होगा 20 का आंसर। 21 पे आइए। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1952, 1956, 1959, 1960। तो इसका आंसर हो जाएगा 1959। 1959 हो जाएगा। 21 का आंसर हो जाएगा 1959। क्लियर? और एक चीज याद रखिएगा, पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान में कर दी गई, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था। और संवैधानिक दर्जा देने के लिए तब फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाए गए थे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया था। 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था, लेकिन इससे पहले संवैधानिक दर्जा नहीं था। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? 1993 में दिया गया। नेक्स्ट पे आते हैं। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। तो पंचायती राज लागू किया गया था आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में, और डी में है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। तो सही आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में। प्रथम दो राज्य जो थे आंध्र प्रदेश, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। तो दूसरा राज्य था आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पे आइए। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहां पर किया गया था? किस प्लेस में किया गया था? ए में है नागौर राजस्थान, बी में राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, सी में सीतामढ़ी बिहार और डी में है अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो आंसर हो जाएगा, सबको पता है, रट्टा मारे हुए हैं आप लोग। 2 अक्टूबर 1959 नागौर में, चलिए, और राजस्थान में। नेक्स्ट पे आते हैं बलवंत राय मेहता समिति 1957 19 देखिए यही है। 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, इन्होंने सिफारिश किया। इसके बाद 1977 में कमेटी आई है, सिफारिश नहीं स्वीकार किया गया। उसके बाद फिर 1986 में कमेटी आती है, उसके आधार पर जो फाइनेंशियल पावर दिया गया। तो ये सब है, चूंकि आगे क्वेश्चन है इसीलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तर पर लाने का सुझाव दिया था? 2, 1, 3, 4। सबको पता है, रट्टा मार है ये सब। क्या है? 3 हो जाएगा ना। 3 स्तर पर, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? ए में ग्राम पंचायत, बी में ए में ग्राम सभा, बी में ग्राम पंचायत, सी में पंचायत समिति और डी में जिला परिषद। तो क्या हो जाएगा? आंसर सी होगा। पंचायत समिति को पावरफुल बनाने का सलाह दिया था, इसीलिए त्रिस्तरीय कहा था। बीच का स्तर है पंचायत समिति, तो इसको शक्तिशाली बनाने का ये कहा था। आगे देखिए। नेक्स्ट 1977 में 1977 में, यही मैं चर्चा कर रहा था कि इसको इसीलिए नहीं बता रहा था कि क्वेश्चन आगे आएगा। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए किस समिति का गठन किया? कौन सी समिति? ए है अशोक मेहता समिति, बी में है रजनी कोठारी समिति, सी में है राजमन्नार समिति और डी में है एजी रंगा समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक मेहता समिति। लेकिन इसके सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया, ये 2 स्तरीय बोल रहे थे। ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। 27 में पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? मुख्य उपलब्धि क्या है? तो राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण समृद्धि और ग्रामीण एकता का निर्माण।
नहीं भाई, ए होगा इसका आंसर। राजनीतिक चेतना का विकास करना है, आपको भी पार्टिसिपेट करना है पॉलिटिक्स में, ग्रामीण स्तर पर भी पॉलिटिक्स में भागीदारी हो। राजनीतिक स्तर पर मतलब कि आपको कोई बेवकूफ ना बना दे। गांव में जो योजनाएं वगैरह चलती हैं तो उसका आपकी जानकारी होनी चाहिए। पंचायती राज का यही उद्देश्य है, ग्रामीण स्तर पर राजनीति जाए, यानी कि शासन। राजनीति मतलब यह शासन के रूप में लिखिएगा, प्रशासन के रूप में। चलिए 27 का ए हो गया। 28 पंचायती राज की प्रधान समस्या क्या है? ए में निर्धनता, जो मेन प्रॉब्लम क्या है पंचायती राज का? पॉवर्टी, निर्धनता, दलगत राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, अशिक्षा, अनएजुकेशन और सोशल जो डिमेरिट्स वगैरह है, तो एविल्स, सोशल एविल्स। इसका आंसर हो जाएगा बी, दलगत राजनीति। पार्टी पॉलिटिक्स जो है ना, वो थोड़ा सा इसको खराब कर देता है ग्रामीण स्तर पर। अगर एक अच्छी राजनीति यानी कि दल, पार्टी पॉलिटिक्स ना हो तो अनएजुकेटेड पीपुल को भी एक अच्छा गवर्नेंस मिल सकता है। दिक्कत यह है कि अनएजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है कि लोग क्या करते हैं कि अपने पार्टी को प्रमोट करने के लिए जिस पार्टी की सरकार होती है वो उसको प्रमोशन देती है, जिसके कारण से यहाँ थोड़ी समस्या होती है। दूसरी पार्टियां जो उससे लड़ती हैं। अब ये मारपीट जो होता है वो किस स्तर पर होता है? तभी ना मर्डर वगैरह होता है। तो वो चीजें, प्रधान समस्या जब पूछ रहा है तो यहाँ वो बताएंगे। हाँ, ऐसे अगर पूछ रहा है कि समस्या कौन कौन सी है, समस्या चारों है, लेकिन प्राइम नहीं एग्जैक्ट जो रहता है ना उसी को माना जाए। पूछा हुआ क्वेश्चन है, बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि डी और ई एक ही है ऑप्शन, लेकिन किसी ने पूछा था तो मैंने कहा था एबीसी में से आंसर होगा। तो ये आंसर हो गया जिला परिषद। और जिला परिषद में भी आप लोग को पता होगा जो चेयरमैन चुने जाते हैं उनका जो लेवल होता है वो किसके लेवल के बराबर होता है? मिनिस्टर के लेवल के बराबर होता है। तो मिनिस्टर की इक्विवेलेंट, इसीलिए सब जो है चेयरमैन बनना चाहते हैं। तो 29 के बाद 30 पाइए। पंचायती राज सम्मिलित है कहां पर? यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, कंकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची यानी कि रेसिड्यूअल लिस्ट। तो होगा आंसर होगा राज्य सूची। राज्य सूची में स्टेट में है, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन, सब तो स्टेट है। 31 में आइए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ए पंचायत सेवक, बी ग्राम मुखिया, सी सरपंच और डी पंचायत समिति। यह बोल रहा है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व। हाँ, तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है, वो नौकर होता है उसका, यानी सर्विस होती है। तो ये आप याद रखिए पंचायत सेवक होगा ये, क्योंकि मुखिया सरपंच जनता द्वारा इलेक्ट होते हैं और वो वहां पर जाते हैं। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, तहसील स्तर। स्वाभाविक सी बात है कि ग्राम, प्रखंड, जिला है, तहसील नहीं है। आंसर डी हो गया। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 33। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी, तो अपनाई गई थी पंचायती राज व्यवस्था। ये तो स्टॉप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए। देखिए जागरूकता उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य है कि शासन हो,
तो इसीलिए ये जागरूकता से कंफ्यूज मत कीजिएगा। ये अब हो जाएगा क्या? डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, जो पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, यानी पावर एक के हाथ में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो, निचले स्तर पर पावर आए। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये मेन पर्पस है लोकल गवर्नेंस का। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट ओके ओके ओके, उसके लिए सॉरी कि आज बाइलिंगुअल नहीं हो पाया था। एक्चुअली फटाफट में ये हम लोगों ने अरे अचानक का जो काम होता है वो हर बार में गड़बड़ होती ही है, तो थोड़ा सा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल आगे से। अब देखिए इसी बहाने एक आदत तो पड़ रही है। देखिए कमियां ढूंढिएगा, कमी बहुत मिलेगा। देखिए कई लोग, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, कई लोग जो बिहार में शिक्षा के स्तर पर आलोचना करते हैं कि जो गोईठा ठोकने वालों को शिक्षक बना दिया, गोबर उठाने वालों को शिक्षक बना दिया। नहीं, मैं बता रहा हूं, ये लोग बोलते हैं, आलोचना करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, कल के डेट में कोई टीचर नहीं था। इस 15 साल से पहले जहां स्कूल में टीचर नहीं था, आज वहां टीचर आ गया। जो स्टूडेंट स्कूल नहीं जाते थे वो स्टूडेंट स्कूल आने लगे। एजुकेशन का लेवल बढ़ा। तो कोई जादू की छड़ी नहीं है कि अचानक से शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाएगी, लेकिन अब जागरूकता आई है, वो आपको मानना पड़ेगा। ग्रामीण स्तर पे भी शिक्षा का विकास, लोगों के अंदर जागरूकता है। चलो दोपहर के भोजन के बहाने भी लोग स्कूल जा तो रहे हैं। जब ये सोच बनेगी स्कूल जाना है तो धीरे धीरे एजुकेशन भी मिलने लगेगा। और हायर लेवल पर बिहार ने तो पिछले साल ही डंका ठोक दिया है आईएएस में टॉप में आके। जो परसेंटेज है, ठीक है, सबसे ज्यादा नंबर यूपी का भले रहा, लेकिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से टॉप पे हम रहे। तो ये चीज याद रखिएगा। तो फिर बिहार का एजुकेशन कैसे खराब है, ये सोचने वाली बात है कि नहीं? आलोचना करने वालों को केवल आलोचना दिखती है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखिएगा अचानक से। और दूसरी बात, आप अगर सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं तो राज्य सरकार की उपलब्धियों को देखना शुरू कीजिए, कमियों को नहीं। और कमियां हैं नहीं, कमियां व्यवस्था में, कमियां हमारे में है। सरकार अपना बेस्ट करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि सिस्टम गड़बड़ है, हमारी सोच गड़बड़ है। अगर पब्लिक जागरूक हो जाए ना तो कोई सरकार, अगर दिल्ली में सरकार बनी ना भाई, दिल्ली में एक मतलब कि जितने भी एमपी एमएलए हैं सब एजुकेटेड, ग्रेजुएशन पास हैं। आप चुनते हैं ग्रेजुएट को, नहीं चुनते हैं, तो फिर दोषी सरकार कैसे हो गई? दोषी तो आप ना हो गए जो चुनते हैं अंगूठा छाप को। नहीं, ये चीज ध्यान देना होगा। अपनी कमी को नहीं देखते सरकार के ऊपर आलोचना। इसीलिए थोड़ा सा इसका पॉजिटिव, अब स्टार्ट हो गई क्लास, अब फिर इसमें क्या होगा कि हम लोग बाइलिंगुअल भी करने लगेंगे। तो इसको ध्यान दीजिएगा। आप देखिए प्रशासन में ऐसे थोड़े जाते हैं, आपकी बातों को देखिए, मैं लॉजिक से काटूंगा आपकी बातों को, और ये लॉजिक आप में भी होनी चाहिए। ऐसे ही इंटरव्यू फेस करके सिविल सर्वेंट लोग नहीं बन जाते हैं। आज हम लोग हैं तो कहीं ना कहीं वो क्वालिटी थी जिसके कारण से यहाँ पर है। आज रंजीत सर यहाँ हैं, मैं हूँ या बाकी लोग हैं, तो इस कारण से तो वो चीजें अपने अंदर भी डेवलप करनी हुई। चलिए नेक्स्ट पे आइए। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 30 वर्ष। 21 वर्ष होगा, ठीक है। जिन जिन लोगों ने 25, हाँ कुछ लोग 25 सोच करके डी भी दे दिया था कुछ लोगों ने। चलिए तो 21 वर्ष होगा। अगला चलिए, पंचायती राज कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। क्या नहीं आता है? ग्रामीण सड़कें, ग्रामोद्योग। तो ये वर्क एरिया में कौन कौन सा नहीं है? तो ग्रामीण सड़कें नहीं आता, पूछ रहा है। ग्राम उद्योग, कृषि उत्पादन, माध्यमिक शिक्षा। हाँ, तो माध्यमिक शिक्षा हो जाएगा क्योंकि ये जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पे आइए। अच्छा, एक चीज और है, एजुकेशन अब जो है कंकरेंट लिस्ट में है। तो माध्यमिक शिक्षा 2 स्तर पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत राज्य सरकार है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, अनुमंडल स्तर और जिला स्तर। कहाँ होगा? प्रखंड स्तर पर होता है। तो बी हो जाएगा इसका आंसर, प्रखंड स्तर। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज, पंचायत क्या पिछले वाला क्या? ग्राम स्तर होता है।
प्रखंड स्तर पर होता है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होता है, ग्राम स्तर पर कई ग्राम पंचायत हो सकता है, और वो पंचायत प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति होता है। और इसीलिए पंचायत समिति, उस पर देखिए, पंचायत समिति का सदस्य एक से अधिक हो सकता है, जिला परिषद का सदस्य एक से अधिक हो सकता है, उसमें एक उसी में अध्यक्ष चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए। 37 पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु, फंड हेतु डिपेंड करती है संपत्ति कर पर, यहाँ कर होना चाहिए, संपत्ति कर पर, सरकारी अनुदान पर, स्थानीय कर पर, विशेष कर पर, वेल्थ टैक्स, लोकल टैक्स, स्पेशल टैक्स और गवर्नमेंट ग्रांट्स। यही आंसर होगा, आंसर बी। वो अधिकतम के लिए है सर, सरकारी निधि अधिकतम के लिए है। केंद्र सरकार भी जितना भी, देखिए पहली बात तो याद रखिएगा, सिंघवी समिति के पहले तक पंचायत के पास कोई फंड दिया जाने लगा, वो अनुदान अब पंचायत के माध्यम से ही दिया जाने लगा। तो पंचायत को जो फंडिंग है वो ग्रांट से है, अनुदान से है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तब जो कर जो उसके लिए मिला, टैक्स कलेक्ट करने का भी पावर है, तो वो टैक्स कलेक्ट करके उसका जो है तो वो है, लेकिन मुख्य रूप से निर्भर किस पर है? हाँ ठीक है, अपनी निधि हेतु, इसकी जो अपनी फंडिंग है वो उसका ये नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक्चुअली क्या होता है पता है, ऑडिट होती है ना, तो ऑडिट होती है, तो वो ऑडिट में जो है उसको दिखाना पड़ता है, तो बहुत सारा चीज है, जैसे कि अपनी निधि जो मेन फंडिंग जो है वो गवर्नमेंट ये पे ही है। चलिए 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 ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे करते हैं, बाद में डिस्कस कर लेंगे, हम लोग क्लास के बाहर डिस्कस कर लेंगे। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत कौन सा है? देखिए दो चीज है यहाँ पर, दो चीज है, यहाँ इनकम का सोर्स, और दूसरा था कि उसका फंड था, वो निधि थी, उसके पास जो निधि आती है वो कहां से आती है, ये है। और दूसरा है कि उसका इनकम का भी सोर्स दिया गया है। तो इनकम का सोर्स तो इसमें जैसे भूमि व स्थानीय कर, मेला बाजार कर, मकान और पशु कर, मृत्यु कर, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, यहाँ हो जाएगा मेला और बाजार कर, तो ये सही आंसर है। चलिए ठीक है, 38 का आंसर हो गया बी। 39 पे आइए। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो पंचायत समिति विकास खंड पर क्या होती है? तो एक निरीक्षण प्राधिकरण, सुपरविजन ऑथोरिटी, एक प्रशासकीय अधिकरण, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, एक परामर्शदात्री समिति, एक सलाहकार समिति। तो सलाहकार और परामर्शदात्री दोनों एडवाइजरी ही होता है। इसका सही आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव, इसका हो जाएगा प्रशासनिक अधिकरण है, यानी कि प्रशासकीय अधिकरण है, एडमिनिस्ट्रेटिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है। 39 के बाद 40 पे आइए। यदि पंचायत भंग होती है, क्या 40 नंबर पे आइए, 40 नंबर पे आइए। यदि पंचायत भंग होती है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होता है? पंचायत अगर भंग कर दिया जाता है तो निर्वाचन किसके अंतर्गत होता है? 1 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 1 वर्ष के अंदर। सबको पता है भारत में जनरली ये 6 मंथ ही है, तो सी हो जाएगा। 41 में आइए। 41 लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्जीवन पर। अब देखिए एक ही क्वेश्चन पर अटके मत रहिए। 150 में 150 नहीं जाता कट ऑफ, और ह्यूमन एरर भी होता है, कुछ आपका एरर होगा, कुछ कमीशन का एरर होगा, तो इसीलिए एक क्वेश्चन को पकड़ के रखिएगा तो उतना टाइम वेस्ट होता है, तो थोड़ा सा उसी को पकड़ के आप रखे हुए हैं, ये गड़बड़ है। ठीक है, आगे चलिए। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए सक्सेस के लिए आपको लिबरल होना होगा। दूसरी बात ये चीजें पता है बहुत स्तर पर होती है, अभी मैं बता रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं मेरी बात अभी तत्काल सुननी चाहिए। ठीक है, आगे फिर डिस्कस कर लेना, परेशान होना नहीं है। आप प्रशासक बनने जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर परेशान हो जाएंगे, प्रशासन कैसे संभालिएगा? बी कूल, नहीं बी कूल। चलिए, लोकतंत्र विकास के लिए पंचायती राज
के पुनर्जीवन पर LM सिंघवी समिति। अब देखिए सिंघवी समिति के कारण ही फाइनेंशियल पावर भी मिला था इसके बाद। तो ऑप्शन में ए में 1985, 1986, 1989 और 1978 क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी हो जाएगा 1986। नेक्स्ट पे आइए, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी? पहले भी आ चुका है, अशोक मेहता समिति, शीतलवाड़ समिति, बलवंत राज मेहता समिति और हनुम। अब यहाँ पर एक्चुअली क्या है, नहीं गड़बड़ ये है, अगर इसको बलवंत राज करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। बलवंत राय मेहता चलिए तो सी आंसर कर। टाइपिंग मिस्टेक है, इसीलिए आप लोगों की गलती को छोड़ दिया जा रहा है। हाँ, अगर इंग्लिश भी रहता और इंग्लिश में राज दिया रहता तब फिर सोचना पड़ जाता। चलिए ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति है, गलती से हाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया तो सी आंसर हो गया। आगे आइए, इसीलिए मैंने कहा ना कुछ गलतियां कमीशन भी करती है, कुछ गलतियां स्टूडेंट भी करते हैं, तो एक आध क्वेश्चन को जाने दीजिए, उस पर परेशान नहीं होना है। सिलेक्शन देखिए, सिलेक्शन 110 से 100 से 110 के बीच में हो जा रहा है, तो क्या जरूरत है अगर एक दो इधर उधर हो जाता है उसको लेकर परेशान नहीं होता। पीटी के बाद मेंस भी देना है, इंटरव्यू भी देना है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 43, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार, शिल्पी, आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया, तो BR मेहता, LM सिंघवी, GVK राव, आचार्य नरेंद्र देव। तो आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता, BR मेहता। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? हाँ, तो फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड क्लाइव। आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड रिपन। सबको पता है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट पे आइए 45, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? PVN राव समिति, LM सिंघवी समिति, अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। तो आंसर हो जाएगा ए। अच्छा, कोई बताएगा कि ये राव समिति किससे संबंधित है? योजना आयोग। जब भारत में योजना आयोग पढ़िएगा तो प्लानिंग का जो कॉन्सेप्ट जो है उस पर अनेक समितियां बनी थी, एक राव समिति भी थी। एट लास्ट जाकर के जो योजना आयोग जो लाया गया था वो किसके समिति पर? केसी नियोगी समिति के सिफारिश पर लाया गया था, लेकिन उससे पहले कई समितियां बनी थी, उसमें एक राव समिति भी थी। चलिए नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 46, ग्राम पंचायतों की आय का साधन निम्नलिखित में से कौन नहीं है? क्या नहीं है? कृषि आय पर कर, संपत्ति, जानवर और वाहन कर, ऐच्छिक दान या उपहार, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान। ये हो जाएगा इसका सही आंसर, कृषि आय पर कर। चलिए नेक्स्ट पे आइए, ऐसे क्या प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ए में है ग्राम सभा, बी में है नगर पंचायत, सी में है जिला पंचायत और डी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, अगर चार ही ऑप्शन एक बार आंसर दिया हुआ है, एक्चुअली ग्राम पंचायत जो है, पंचायत के स्तर पर निचला जो है स्तर है ग्राम पंचायत। सर ये नहीं पूछा है सर, सीधे पूछा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है, तो ग्राम सभा ही ना होगा सर। वहाँ का सर पंचायत का विषय ये नहीं किया है। देखिए उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर ए और डी जो भी वयस्क व्यक्ति होते हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर होते हैं, जो भी एडल्ट मेंबर होते हैं। और तो इसके स्तर पर देखिए, चूंकि एक बार क्या है ना, इस पे एक और मैं डिस्कस कर ले रहा हूं। सुनिए,
अच्छा सुनिए सुनिए, अच्छा अच्छा एक बात सुनिए, इस तरह नहीं, ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में इसमें आंसर डी को एक्सेप्ट किया गया। ग्राम पंचायत उसी में मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन में क्या है कि ग्राम पंचायत नहीं है तब वहां ग्राम सभा दिया हुआ, जब ग्राम पंचायत ऑप्शन में नहीं है तब ग्राम सभा दिया हुआ, और ऐसे जो है ग्राम पंचायत दिया हुआ। तो ये चीज है और ये एक्सेप्टेड है कमीशन के द्वारा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि टेंशन नहीं लेना है इस क्वेश्चन में। और यहाँ पर मैं एक बात और बता रहा हूं, यहाँ ये ई भी हो सकता है। इस आधार पे जब ये दोनों होगा, चलिए चलिए जाने दीजिए, आगे चलते हैं 48 पर। ठीक है, डी को सुनिए, जिन्होंने भी डी या ई मारा है वो सही है। ठीक है, अब चलिए आगे, केवल ए मारेंगे तो गड़बड़ है, इसीलिए चूंकि एक्सेप्टेड किया गया 5 वर्ष, 3 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष, इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। 5 वर्ष। चलिए 49 पे आते हैं, फटाफट खत्म करते हैं। 49 पंचायतों की कार्य प्रणाली, आर्य प्रणाली नहीं होगा यहाँ पर, कार्य प्रणाली। कार्य प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पंचायत करों, शुल्कों, मार्ग करों इत्यादि की उगाही संग्रह प्रयोग कर सकती है। ठीक है, एक व्यक्ति 25 वर्ष का हो गया तो पंचायत का सदस्य बन सकता है। प्रत्येक पंचायत अपनी पहली बैठक सामान्य 5 वर्ष तक जारी रख सकती है। एक पंचायत जो असामाजिक विघटन के बाद पुनर्गठित होती है पूर्ण अवधि के लिए केवल शेष काल तक जारी रह सकती है। तो 25 वर्ष नहीं होगा, 21 वर्ष होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। हाँ, 21 वर्ष होगा तो बी वर्ष। जो 21 का हो गया, देखिए हो गया है, मतलब 25 वाला भाग ले सकता है, लेकिन वो स्टार्ट जो होता है वो 21 से होता है, तो पात्र हो जाएगा 21 साल में ही। इसी कारण से ये आंसर जो होगा बी होगा। अगले पे आइए, लास्ट क्वेश्चन, पंचायती राज त्रिसोमान 3 टियर सिस्टम में प्राथमिक भाग कौन है, प्राइमरी लेवल कौन है? पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला समिति, जिला परिषद। तो ग्राम पंचायत होगा आंसर बी। चलिए तो इस पर At 40, I had 60s issue.